Bismillahirrahmanirrahim. Now, dear students, today we are going to prove the first theorem of chapter 12, that is theorem number 1.1. So, look at the whiteboard. Statement of this theorem is any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its endpoints. What is the theorem statement? Any point on the right bisector of a line segment, यानी किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो उसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट मीन्स दैट इज एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। अब आप गौर से देखें, लाइन सेगमेंट ए बी है, राइट बाइसेक्टर LM है, P is a point on the right bisector LM which bisects the line segment at C perpendicularly because it is a right bisector। कल भी बताया था, राइट बाइसेक्टर लाइन को बाइसेक्ट भी करता है बट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमने इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट P कंसिडर किया है, ये मत आप बोलना कि शायद इसके ऊपर एक ही पॉइंट होता है। लाइन LN इट हैज इन्फिनिट पॉइंट्स, यानी इसके ऊपर बेशुमार पॉइंट्स आ रहे हैं, P, Q, R, S, T, X, Y, Z एंड सो ऑन। ये पॉइंट हम अबव द लाइन सेगमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं और इस पॉइंट P को हम बिलो द लाइन सेगमेंट AB कहीं भी हम इसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पॉइंट P जो है वो हमेशा AB के अबव ही लेंगे, यानी आप अबव AB ले सकते हैं या बिलो AB ले सकते हैं, लेकिन नॉट ऑन AB। AB के ऊपर पॉइंट को नहीं लेंगे, AB के ऊपर above the line segment AB or below the line segment AB, but it must be on the right bisector of the line segment AB। लेकिन ये पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए और कहीं भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट AB से ऊपर या लाइन सेगमेंट AB से नीचे, यानी LM के ऊपर ये पॉइंट P कहीं भी आप ले सकते हो, लेकिन AB के ऊपर नहीं लेना क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट बन जाएगा। अब आपने प्रूव ये करना है इस थ्योरम में कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A यानी AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B यानी PB। वी हैव टू प्रूव कि P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, इट मीन्स PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। ये इस थ्योरम का टू प्रूव है। अब इससे ऊपर गिवन है स्टेटमेंट के से हमें पता चला कि देयर इज अ लाइन सेगमेंट AB, दैट इज हियर AB, अ लाइन LM, ये लाइन LM है, इसके ऊपर दोनों एरो हेड्स हैं, इट मीन्स इट इज अ लाइन बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AB। LM AB को बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट C के ऊपर, such that LM is perpendicular to AB because it is a right bisector, it is a perpendicular bisector, and AC is equal to BC, यानी AC is congruent to BC। What do you mean by C?
सी बेसिकली इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, राइट बाइसेक्टर की बच्चों डेफिनेशन ही यही बनती है, अ लाइन विच बाइसेक्ट्स द गिवन लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलरली, यानी उसको बाइसेक्ट करे बट परपेंडिकुलरली, यानी इट इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कि उसको बाइसेक्ट भी करे, उसको आधा आधा कट भी करे, लेकिन उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका है दैट मस्ट बी एट एन राइट एंगल, यानी वहाँ पे 90 का एंगल आना चाहिए, तब ये उसका राइट बाइसेक्टर होगा। तो ए सी इज congruent to BC, it means where C is the midpoint of the line segment AB. इसके बाद to prove P is equidistant from A and B, यानी P जो है वो A और B से सेम डिस्टेंस पे होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ P from A that is PA is congruent to distance of P from B, the second end point of the line segment AB, that is equal to PB, यानी PA congruent to P। ये है मेन चीज जो हमने इस थ्योरम के एंड पर रिजल्ट के तौर पर लेके आना। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, मैंने कल भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन क्या है। इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन, सो डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन इज द एडिशनल work that we have to do in the figure in such a way that any one of the postulates can be applied in the theorem। इसी तरह हमने ये भी यही किया है कि P को हमने A से ज्वाइन कर दिया और P को B से रिस्पेक्टिवली। अब आप ये ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा हुआ हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास अब दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस आ जाएगी। एक ट्राइंगल PAC बन जाएगी और एक ट्राइंगल जो है वो PBC बन जाएगी, यानी एक ट्राइंगल ACP और दूसरी ट्राइंगल BCP। नाम आपको मैंने बताया था कि किसी भी तरीके से आप ले सकते हो, 6 पॉसिबल वेज है। यू कैन राइट ACP, यू कैन राइट PCA, यू कैन राइट BCP, यू कैन राइट PCB, यानी आप किसी भी तरह ट्राइंगल्स को नेम आउट कर सकते हो। इस तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई। व्हाट आर द टू ट्राइंगल्स? दीज आर ट्राइंगल ACP, द अदर ट्राइंगल इज BCP। अब जब दो ट्राइंगल्स हमारे पास आ गई हैं तो नाउ वी आर रेडी टू अप्लाई एनी वन ऑफ द 5 पोस्टुलेट्स। अब हमने देखना है कि इस फिगर में इन अकॉर्डेंस विद द गिवन इंफॉर्मेशन, जो फिगर से हमें क्लियर हो रही है कि हम इसके अंदर कौन कौन सा पोस्टुलेट जो है उनमें से पांचों में से कौन सा पोस्टुलेट जो है वो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप गौर से देखें कि दोनों ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, लेकिन इनके हाइपोटेन्यूज PA है और इसका हाइपोटेन्यूज PB है, तो HS वाला पोस्टुलेट हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि PA और PB को तो हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट के तौर पर। तो फिर हमारे पास देखें अब इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस में हमारे पास क्या क्या है, वो अभी हम देखते हैं गौर से कि क्या क्या चीज़ जो है वो हम उसको कॉन्ग्रुएंट के तौर पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम, दैट इज प्रूफ। प्रूफ हैज़ 2 पार्ट्स, नंबर 1 स्टेटमेंट्स, नंबर 2 रीजंस, यानी हर स्टेटमेंट के सामने उसकी सॉलिड रीजन आएगी जो उसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगी। नाउ राइट द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ACP इन कॉरस्पॉन्डेंस विद द ट्राइंगल BCP, यानी ये तीर का निशान जो है जिसके दोनों साइड्स पे एरो हेड्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल होता है बच्चों। और ये छोटा सा ट्राइंगल जिसे हम डेल बोलते हैं समटाइम्स, तो फिलहाल इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्राइंगल। तो बोलेंगे ट्राइंगल ACP in correspondence with triangle BCP. This is the right way to read it. How can we read it? In triangle ACP correspondence with triangle BCP, यानी दोनों की correspondence हमने यहाँ पे establish कर दी। अब आप देखें इसकी साइड AC is congruent to side BC, यानी A to C डिस्टेंस
बी टू सी डिस्टेंस के बराबर है। वाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और ये कहाँ से पता चला है? बिकॉज एल एम इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी के मिड पॉइंट में से पास कर रहा है, जो कि सी के तौर पर फिगर में जाहिर किया गया है। तो लिहाजा ये हमें इंफॉर्मेशन जो है ये गिवन से मिली, इसलिए हमने इसके सामने गिवन कोड कर दिया एज इस रीजन। एक साइड होगी। फिर आप देखें एंगल ए सी पी और बी सी पी बोथ आर 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। ये हमें कहाँ से पता चला कि ये 90 डिग्री है? वो आप गौर से देखें, गिवन के अंदर मैंने लिखा है अ लाइन एल एम बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट सी। इसका मतलब है फिर ये एंगल बी सी पी एज वेल एज एंगल ए सी पी बोथ आर 90 डिग्री, यानी बोथ आर राइट एंगल। तो ये मैंने आपको कोड कर दिया, गिवन दैट पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो ईच एंगल इज ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री। लिहाजा इनमें से हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद आखिरी चीज पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, और इसे हमने लिखा है कि कॉमन साइड है बच्चों, एवरी एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, एवरी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। दिस इज व्हाट कॉल्ड सेल्फ कॉन्ग्रुएंसी। हर एंगल अपने ही आपके कॉन्ग्रुएंट होता है, हर साइड अपने ही आपके कॉन्ग्रुएंट होती है, हर फिगर अपने ही आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ऐसी कॉन्ग्रुएंसी को हम सेल्फ कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। सो राइट हियर पी सी congruent to PC, both are common side, it is a common side, it is a common to both the triangle, ये दोनों triangles के अंदर common है, तो लिहाजा इसके सामने हमने लिख दिया common side, और this is what called, it is a kind of self congruency। अब आप देखें ज़रा गौर से, side angle side, आपने एक postulate complete कर दिया। What is the postulate? You have used here side angle side, so that's why triangle ACP। अब ट्राइंगल का नेम वंस यू हैव कंसिडर्ड इट्स नेम ACP थ्रू आउट द थ्योरम, अब यही नेम आप यूज करेंगे ताकि आप किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से बच जाएं। सो ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP। अब इसके रीजन आप सामने आपने लिख दी, इसकी रीजन कि SAS कॉन्ग्रुएंट टू SAS, दैट इज SAS पास्टुलेट, यानी यहाँ आपने SAS पास्टुलेट को अप्लाई किया और इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ हमने तीन एलिमेंट्स इसके यूज किए हैं, 3 एलिमेंट्स दूसरी ट्राइंगल के यूज किए हैं। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं बच्चों, उनकी रिमेनिंग साइड्स एज वेल एज देयर रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो लिहाजा हमारा कंसर्न किससे है? इस ट्राइंगल की साइड PA और इस ट्राइंगल की साइड PB से हमारा कंसर्न है। सो PA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू PB। सो व्हाट इज द रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है, लिहाजा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे ऑल हैव बिकम इक्वल टू ईच अदर। लेकिन आर रिक्वायरमेंट, आर कंसर्न इज विद द साइड PA एंड PB। सो वी हैव टू राइट हियर PA कॉन्ग्रुएंट टू PB, और रीजन क्या लिखेंगे, इसकी कोड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस तरह से आपने टू प्रूव के जो रिजल्ट था आपका PA कॉन्ग्रुएंट टू PB वो आपने प्रूव कर दिया। तो ये है थ्योरम आपका बच्चों 8 मार्क्स का। अब इसकी मार्क्स डिवीजन अगर आप गौर से फिर देखें तो 1 मार्क्स फॉर गिवन, 1 मार्क्स फॉर फिगर, 1 मार्क्स फॉर टू प्रूव, 1 मार्क्स फॉर कंस्ट्रक्शन, और देन 1, 2, 3 and 4, then 4 marks of proof। और प्रूफ के आपने 2 पार्ट्स बनाने होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। यहाँ आप अपनी स्टेटमेंट्स को क्लेम करेंगे, राइट करेंगे, और फिर हर स्टेटमेंट को आपने एक सॉलिड रीजन से जस्टिफाई भी करना होता है। तो ये इस तरह से आपके टोटल 8 मार्क्स बनेंगे। 4 मार्क्स ऑफ दिस सेगमेंट, वेयर एज द 4 मार्क्स आर ऑफ दीज 4 डिफरेंट सेगमेंट्स जो कि गिवन है, टू प्रूव है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, और फिर उसके बाद फिगर है। अगर बाल बच्चे फिगर नहीं बनाते, वैसे रटा होता उन्हें थ्योरम,
तो फिगर के बगैर इस थ्योरम की कोई वेटेज नहीं होगी, यानी विदाउट फिगर आपको इसके नॉट अ सिंगल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर। फिगर को देखते हुए सारा चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं। सो हर पार्ट की अपनी अहमियत है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द थ्योरम इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, और जैसे ही आप कोई पार्ट स्किप करेंगे उसके बाद आपकी मार्किंग नहीं होगी, उससे ऊपर जितने मार्क्स बनेंगे वो आपको अवार्ड हो जाएंगे। यानी अगर आपने गिवन तक ठीक लिखा है, फिगर ठीक है, ओनली 2 मार्क्स। आगे चलकर आपने टू प्रूव भी ठीक कर दिया, 3 मार्क्स। फिर आपने कंस्ट्रक्शन भी ठीक कर दिया, 4 मार्क्स। लेकिन कंस्ट्रक्शन आपने गलत कर दी तो आगे आपके प्रूफ की कोई वैल्यू नहीं है, इट इज वर्थलेस। इससे ऊपर आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 फॉर टू प्रूव, 1 फॉर टू गिवन एंड 1 फॉर टू फिगर। स्टेटमेंट का कोई मार्क्स नहीं होता। स्टेटमेंट जो है ये पेपर के अंदर खुद से आपको दी होगी, लिहाजा इसके लिखने या ना लिखने से आपके मार्क्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए 8 मार्क्स इसीलिए रखे हैं कि हर पार्ट सिस्टमेटिकली इंटरलिंक करता है नेक्स्ट कमिंग पार्ट। यानी गिवन का लिंक है टू प्रूव के साथ, टू प्रूव का लिंक है डीपली कंस्ट्रक्शन के साथ, और इन तमाम चीज़ों का जो लिंक है वो आपकी फिगर के साथ है। यानी वो पॉइंट्स जो आपने यहाँ हाईलाइट किए हैं, वो सारी लाइन सेगमेंट्स, वो सारे एंगल्स, वो बिल्कुल वाज़े तौर पर आपकी फिगर से क्लियर हो एग्जामिनर को। देयर शुड बी नॉट एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिग्युइटी इन एग्जामिनर्स माइंड। एग्जामिनर के माइंड के अंदर किसी किस्म की एम्बिग्युइटी नहीं आनी चाहिए कि फिगर में कुछ और पॉइंट्स हैं, यहाँ कुछ और पॉइंट्स हैं। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों को लेके बैठे और आपकी चीज़ों को समझ कर फिर आपको मार्क्स भी पूरे दे। नो, वो जस्ट ही हैज़ टू राइट अ वर्ड इररेलेवेंट, IRR, दैट्स ऑल। यानी इररेलेवेंट नहीं समझ आ रही, उसने लिख देना इररेलेवेंट, और जो उसका लिखा हुआ इररेलेवेंट जो वर्ड है, इट इज़ नॉट निगोशिएबल इवन एट हाई कोर्ट। तो लिहाजा एग्जामिनर से आपने जो मार्क्स हैं वो पूरे 8 एक्सपेक्ट करने हैं। आपका पेपर अटेम्प्ट है, आपकी थ्योरम की अटेम्प्ट है, इट मस्ट बी, ये बिल्कुल इन अ ब्यूटीफुल वे आपका लिखा होना चाहिए। फिगर आपकी नीट एंड क्लीन हो, सारे उसके जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, और उसका प्रूफ वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल आपने लाइन लगाकर उसके आधा आधा पार्ट स्टेटमेंट्स के लिए सेपरेट करेंगे और आधे पार्ट को रीज़न के लिए, और फिर हर स्टेटमेंट के सामने उसकी रीज़न बिल्कुल उसके सामने आनी चाहिए। बाद बच्चे रीज़न को आपस में मिक्सअप कर जाते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट रॉन्ग। तो बच्चों ये तो आज आपका थ्योरम है, आज आपको एक ही थ्योरम करवाएंगे इंशाल्लाह। कल आपको इसका 12.1.2 यानी इसी थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है? अक्स जिसे उर्दू में कहते हैं, और उसकी रिफ्लेक्शन है अक्स। यानी फिजिक्स के अंदर आपने ये मिरर के अंदर जो एक्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों, कि लेटरली इन्वर्टेड होता है अक्स आपका, लेफ्ट राइट साइड पे, राइट लेफ्ट पे आपको नज़र आता है। इसी तरह थ्योरम के कन्वर्स के अंदर ये होता है कि जो आपका गिवन है वो टू प्रूव की जगह आ जाता है, जो टू प्रूव है वो गिवन की जगह ले लेता है। यानी वो चीज़ जो हमें इसमें गिवन है वो अक्स में इसके कन्वर्स में टू प्रूव की जगह ले लेगी, और जो इसके टू प्रूव में आपने लिखी हुई इफेक्ट वो इसके गिवन में आ जाएगी। बस इतना फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट जो वर्किंग है वो 85% तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही होती है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो कल इंशाल्लाह आपको इसी थ्योरम का, यानी 12.1.2, इट मीन्स थ्योरम इसी का कन्वर्स करवाएंगे ताकि ये आपको आपस में मिक्सअप ना हो। तो ये है पहला थ्योरम आपका चैप्टर नंबर 12 का। तो इतना सा थ्योरम आप देखें, वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, एंड इट कंटेन्स 8 मार्क्स। तो ये आपके 8 मार्क्स का थ्योरम है, वेरी इजी टू हैव 8 मार्क्स। तो लिहाजा आपने थ्योरम्स वाले पोर्शन को अच्छी तरह करना है, और 2 ही चैप्टर करवाने हमने आपको, चैप्टर 12 के थ्योरम और चैप्टर 16 के। एनुअल पेपर में एक थ्योरम 12 में से आना होता है और एक 16 में आना होता है। लाहौर बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर सिलेबस ब्रेक डिवीजन हुई है आपका पेपर पैटर्न, कि 1 थ्योरम फ्रॉम 12 एंड 1 थ्योरम फ्रॉम चैप्टर 16, और दोनों के दरमियान में और होता है, ऑप्शनल है। तो यू कैन go for the theorem chapter number 12, you can go for the theorem from chapter number 16। तो ये इंशाल्लाह इन छुट्टियों में मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि चैप्टर 17 तक जितना भी मैथ है उसको थॉरोली इंशाल्लाह आपको करवाएंगे।
एक एक चीज़, और फिर मैं आऊँगा वापस चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, और फिर अगर टाइम बचा तो फिर आपको रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे। एनी हाउ कल इंशाल्लाह चैप्टर 12 का थ्योरम नंबर 2 यानी कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नंबर 1 करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसको चीज़ों को देखा करें, सो प्लीज़ कमेंट करें, और चीज़ें जो आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग या कहीं से आपको क्लैरिटी नहीं हो रही, तो प्लीज़ आप एड्रेस दिया हुआ मैंने उस पर हाईलाइट किया करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को गाइड किया जाए। यू नो द बॉयज़ के ऑलवेज देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी बेहतरी की हर जगह गुंजाइश होती है। तो जब आप चीज़ों को देखेंगे थारोली, गौर से, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स के तौर पर, तो फिर डेफिनेटली कुछ कमेंट्स जो है वो आप ज़रूर करेंगे कि अच्छा है सर, समझ आ रही है, आप कंटिन्यू करें ऐसे, या आप कहेंगे सर इस तरह से नहीं, इस तरह से थोड़ा सा और कर ले। तो वी विल, इट इज़ अ टीम वर्क, स्टूडेंट एंड टीचर, इट इज़ अ टीम वर्क। तो ये एक टीम वर्क होता है, इसमें हर मेंबर ने, हर पार्टिसिपेंट ने अपना एक रोल प्ले करना होता है, और उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है और अपनी उसकी एक वैल्यू होती है। तो इंशाल्लाह आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, कमेंट्स होंगे, ओपिनियंस होगी, उनको वेटेज दी जाएगी। और फिर कीपिंग इन माइंड दैट ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, सजेशंस, फिर अगले नेक्स्ट वर्क को इंशाल्लाह और उसको चैनलाइज करेंगे प्रॉपर वे में। थैंक यू।